थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें करी थी, अब कुछ और देखते हैं हम लोग क्या और करना है हमें। लास्ट टर्न पे हमने करा था एक्सटेंसिव इंटेंसिव कर लिया था। अब हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। मतलब फंक्शंस का मतलब है कि जो टर्म्स वेरिएबल होते हैं, जो टर्म्स हमारे चेंज होते हैं किसी भी सिस्टम में या सराउंडिंग में, या जिसके लिए भी हम जिस भी चीज़ को थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हमने चूज़ किया है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल या ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, ये बोली जाती हैं। तो एक टर्म बोला जाता है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमने बोला कि ये कोई आपका थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, इसमें जो कंटेंट फिल है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, लिक्विड जो है। इसका टेम्परेचर मान लो हमने बोल दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें प्रेशर जो है वो है 0.05 ATM। तो क्या मतलब है इसके? हमने ये सारे कंडीशंस बता दिए ना, तो ये हमने बोला इसकी स्टेट बता दी, इस सिस्टम की स्टेट को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या और भी आइडेंटिफाई करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उन सब को अगर हम बताते हैं किसी सिस्टम की, तो हम बोलते हैं कि हम उसके स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं। क्लियर? उसके बाद अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जो भी हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसमें पढ़ रहे हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर वे में दो तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टेट फंक्शन और एक को बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, जैसे इसको एक हम शॉर्ट एग्जांपल से, पहले फिजिक्स, कई चीज़ें फिजिक्स के एग्जांपल से समझना ज़्यादा इजी होता है, तो पहले हम एक फिजिक्स के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने बोला डिस्टेंस, ठीक है, और हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं? टोटल पाथ कवर्ड लेते हैं ना, यही तो होता है। जैसे मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट किया, कोई जाता है बी पे, फिर सी पे जाता है, फिर डी पे जाता है, फिर ई पे पहुँच गया, फिर एफ पे पहुँच गया, ऐसे, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम टोटल पाथ कवर्ड लेते हैं इसका। मतलब हम लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, पूरा लेंगे, है ना। यानी कि ये किस पाथ से गया इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस उसके पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, यही आपका पाथ है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हमें पाथ कौन सा है उससे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में हमें मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। जैसे ये ए से एफ को ज्वाइन करो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ए एफ। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन से फाइनल को मैच कर दो, और जो लाइन बन रहा है उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब यही सेम डिस्प्लेसमेंट किसी और पाथ से भी हमको मिल सकता था। जैसे मान लो हम ऐसे जाएं, हमारी मर्जी, हम यहाँ से शुरू किए, हम इस तरीके से जाएं, ठीक है। हमारी मर्जी हम ऐसे चले जाते, हमारी मर्जी हम ऐसे चले जाएं। तो मतलब पाथ आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट से शुरू की जर्नी और किस पॉइंट पे जर्नी खत्म की, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यूं गए, ऐसे गए, वैसे गए, कैसे गए, उसको पाथ से मतलब नहीं है। क्लियर है बात? जब जबकि अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा, ये वैल्यू कुछ और आएगी, ये कुछ और आएगी, ये वाली वैल्यू कुछ और आएगी, ये वाली कुछ और आएगी, ठीक है।
तो इतनी बात समझ में आती है कि डिस्टेंस में हमें पाथ पे फोकस करना पड़ता है, किस पाथ से हम जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट है हमें पाथ पे फोकस नहीं करना है, हमें इनिशियल और फाइनल पे फोकस करना है। क्लियर? तो इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। उसमें से वो क्वांटिटीज़ जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगी उनको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द वे दैट स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड। कोई सिस्टम है, ए से बी में जाता है, बी से सी पे पहुंचता है, ठीक है, और कोई सिस्टम ए से सीधे सी में पहुंच जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो इसके इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगी केवल, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टेट फंक्शन। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की अगर बात करो तो टेम्परेचर होता है स्टेट फंक्शन, प्रेशर होता है, वॉल्यूम हो गया, टोटल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे आते हैं स्टेट फंक्शन में। मतलब ये किसी भी पाथ से जाओ, इनका मतलब किससे है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, पाथ भले अलग हो जाए। मतलब अगर हम बोलें कि यहाँ पे किसी की इंटरनल एनर्जी सपोज 5 किलो जूल पर मोल है सपोज, और यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी की एनर्जी मान लो, इंटरनल एनर्जी मान लीजिए 10 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो इनकी इंटरनल एनर्जी का अगर डिफरेंस निकालो, इंटरनल एनर्जी को ई या यू से डिनोट करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है तो इस पे मान लो आप बोलते हो ई आई है या यू आई है इनिशियल, और यहाँ पे मान लो ई फाइनल या यू फाइनल बोलते हो आप। अब इसमें डेल्टा अगर निकालो, डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे डेल्टा यू, तो ये जो डेल्टा यू की वैल्यू आती है वो चाहे ए से डायरेक्टली सी पे चले जाओ या ए से बी, बी से सी पे जाओ, मतलब अगर इनिशियल फाइनल किसी भी सिस्टम का सेम है तो वहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, सेम, सेम फॉर एनी पाथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। और मान लो कोई ऐसी चीज हो जो आपकी डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल फाइनल से केवल मतलब ना हो, किस पाथ से हम जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। जैसे इसमें जो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है, हम लोग हीट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, वर्क को बहुत अच्छे से, और इंटरनल एनर्जी को, इन तीन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो हीट और वर्क जो होते हैं ना, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे ही स्टेट आ जाए टर्म में, स्टेट फंक्शन आ जाए, वैसे ही आप याद करिए कि इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और पाथ वाले में किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन पाथ और वे द सिस्टम हैज़ अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, ए से बी में जाता है, ए से बी में स्टेट पे जाता है, वो किस पाथ से जाता है उसमें इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, ठीक है, ये, हाँ 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 हाँ
जैसे मान लो कोई सिस्टम है, ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाता है, ये इनिशियल है इसकी ए स्टेट और बी पे ये जाता है फाइनली, ठीक है। तो एक पाथ ये दिखाया गया है, ठीक है। एक दूसरा पाथ ऐसा भी हो सकता है कि वो ए से पहले बी पे सी पे जाए, फिर सी से डी पे जाए और फिर डी से फाइनली बी पे जाए। ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है। कोई और पाथ भी हो सकता है, मान लो ये ए से जाता है इस पॉइंट पे, बी पे सॉरी इस पॉइंट पे जाता है क्यू पे, फिर पी पे जाता है, फिर आर पे जाता है, फिर एस पे जाता है, फिर टी पे जाता है, यहाँ कोई टी पॉइंट है। मतलब स्टेट्स कैसे कैसे चेंज हो रही है देखो, और फिर लास्ट में ये जाता है बी पे। तो ये तीसरा पाथ है। तो अगर हम बात करें वर्क और हीट की, कि वर्क और हीट की बात करो, वर्क की बात करो, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, लेकिन वर्क क्योंकि बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन, so its value is different for different paths. इनिशियल फाइनल सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इसके लिए मान लो फर्स्ट के लिए मान लो W1 आती है कोई वैल्यू, सेकंड के लिए मान लो W2 आती है, थर्ड पाथ के लिए मान लो W3 आती है। सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगी, अलग अलग पाथ्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी देखोगे आप, यहाँ पे इनिशियल पे कुछ है और फाइनल पे कुछ है। अगर पहले पाथ से देखो तो उतनी आएगी, सेकंड पाथ से अगर देखो तो इनिशियल और फाइनल उतना ही आएगा, और थर्ड पाथ से देखो तो इनिशियल और फाइनल उतना ही आएगा, सेम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। क्लियर हुई बात इतनी मोटी मोटी? मतलब दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि पाथ फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर पाथ चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। और स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मेजर वे में दो को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, दो की स्टडी ज़्यादा करते हैं, काम में ज़्यादा लेंगे। एक आप तीन को, एक वर्क हो गया, एक हीट हो गई और एक इंटरनल एनर्जी हो गई। इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करेगी, वर्क और हीट आपके स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो पाथ फंक्शन होंगे। अब देखो सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम को हम बोलते हैं कि अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नो चेंज इन एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विद द टाइम, देन सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मान लो सपोज ये कोई सिस्टम है, हमने बोला इसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, ठीक है। और ये हमने देखा है T इज इक्वल टू, मान लो सुबह हमने 8 AM पे देखा है ना, और फिर उसके बाद हम T इज इक्वल टू 11:55 AM पे देखते हैं। फिर हम इसको देखते हैं वॉल्यूम को, T इज इक्वल टू 8 PM पे देखते हैं, है ना। 3 टाइम पे हमने देखा, और तीनों टाइम पे अगर ये हमें 2 लीटर ही मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ये वॉल्यूम इस कांस्टेंट हो गया है। तो सिस्टम का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम ओवरऑल जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुई बात? अब ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसको अगर हम देखें तो 2-3 तरीके से हम लोग मेन ऑब्जर्व करते हैं। एक को बोलते हैं मैकेनिकल, दूसरे को बोलते हैं थर्मल, तीसरे को बोलते हैं केमिकल। मैकेनिकल की जब बात करेंगे तो ये प्रेशर रिलेटेड होता है, प्रेशर की बात करनी है हमें। थर्मल की जब बात करेंगे तो हमें टेम्परेचर की बात करनी है। केमिकल की जब हम लोग बात करेंगे तो केमिकल की कंसंट्रेशन की हमें बात करनी है। ठीक है, अब मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल का क्या मतलब है? देखो मैकेनिकल
क्या क्या? हेमा फिर से बोलिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कंसंट्रेशन देखेंगे कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल का मतलब है, देखो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड सुना है आपने? क्या होता है ग्रेडियंट? वेरिएशन, ठीक है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के। इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट जब हम लोग निकालते हैं तो ग्रेडियंट कुछ ऐसे निकालते हैं। अगर प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स। कहने का क्या मतलब है कि मान लो ये कोई लिक्विड है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ पे मान लो एक कोई पॉइंट है बी, इस पे मान लो प्रेशर है पी ए और इस पे मान लो प्रेशर है पी बी। तो इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस है और इसके बीच में मान लो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स। इनके जो प्रेशर का डिफरेंस है, मान लो ए का प्रेशर ज़्यादा है या बी का प्रेशर ज़्यादा है, पी बी माइनस पी ए डिवाइडेड बाई अगर हम डेल्टा एक्स कर दें तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। इस नहीं, एक ही नहीं है, ये ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने, एक पॉइंट नीचे ले लिया लिक्विड में। एक पॉइंट मान लो ये ए ले लिया, एक पॉइंट ये बी ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। ठीक है। एक पे पी ए प्रेशर है, एक पे मान लो पी बी प्रेशर है। तो अगर प्रेशर का डिफरेंस निकालो पी बी माइनस पी ए और डिवाइड कर दो उसके डिस्टेंस से, जितना भी उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, उन पॉइंट पे प्रेशर, उनका डिफरेंस और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे अगर आप डिवाइड कर देते हो तो उसको बोलते हो प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर है बात? अब ये दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर ग्रेडियंट सेम रहता है, सेम रहने का मतलब नहीं, प्रेशर अगर ये चीज आपकी सेम आती है सिस्टम में तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ग्रेडियंट विद टाइम और विद स्पेस। स्पेस का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस से, विद टाइम होता तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ले लेते। मतलब ग्रेडियंट हम टाइम के साथ भी निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट हम लोग डिस्टेंस के साथ भी निकाल सकते हैं। गैस कैसी लेनी है हमें? आइडियल गैसियस सिस्टम लिया हमने। फॉर अ लिक्विड सिस्टम देयर कैन बी प्रेशर ग्रेडियंट विद स्पेस एज अ प्रेशर at the bottom of container in which liquid is filled will be greater than pressure at the surface of liquid। ठीक है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, ये हम बात कर रहे हैं आइडियल गैसियस सिस्टम के लिए। कोई ऐसी गैस जो आइडियल गैस होगी उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा। मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स शुड बी ज़ीरो और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी शुड बी ज़ीरो। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में ये चेंज आता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर की तरफ यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे कौन सा प्रेशर लगेगा? ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और नीचे की तरफ जो होंगे वहां पे क्या लगेगा? एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर लगेगा ही। ये जो हाइट है इसकी वजह से भी प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग HDG से मेज़र करते हैं। कितनी लिक्विड की हाइट है, कितनी लिक्विड की डेंसिटी है और कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इससे निकालते हैं ना हम लोग फिजिक्स में। आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे? 11th में है, इतना तो मुझे पता है, ये चीज़ 11th में है। पढ़ा है क्या आपने? हाँ, फ्लूइड जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कोई अगर ये आपका लिक्विड का कॉलम है तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, बॉटम पे कितना होगा, अपर मॉलिक्यूल पे कितना होगा। तो अपर मॉलिक्यूल पे कोई लिक्विड तो है नहीं, ऊपर ये लिक्विड के ही है
ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है अगर ये ओपन है, और नीचे की तरफ क्या लगता है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, ये जो लिक्विड होगा ये भी प्रेशर क्रिएट करेगा। तो लिक्विड सिस्टम में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, बट अगर हम आइडियल गैस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हमें देखने को नहीं मिलता। क्लियर? तो अब हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है आइडियल गैस का वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। देयर शुड नॉट बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट में टी कांस्टेंट रहेगा आपका, टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो टी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका 0 आएगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे कि ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। दूसरा आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। देयर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एनी स्पीसीज इन अ सिस्टम। कोई सिस्टम अगर है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का भी ग्रेडियंट क्या हो, अगर 0 हो जाता हो तो ऐसा सिस्टम बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? जैसे मान लो ए है और बी है, ये मिलके सपोज बनाते हैं सी और डी, है ना। अब मान लो ए के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं बी के 2 मोल्स से इन 1 सेकेंड, और सी के 2 मोल्स बना देते हैं और डी के 2 मोल्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर जाते हैं, और उसी 1 सेकेंड में फिर ये 2 मोल्स जनरेट हो जाता है और ये 2 मोल्स जनरेट हो जाता है। तो अगर हम बोले कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है क्या, कॉन्सेंट्रेशन में कोई ग्रेडियंट है क्या, तो नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है कि अगर रेट है, रेट समझते हैं ना, रेट क्या होता है बताइए जरा। हाँ, रेट का मतलब यही होता है, जैसे मान लो सपोज हम लोग मार्केट गए, हमें पोटैटो बाय करना है, ठीक है, तो हम बोलते हैं रेट बता दो इसका, है ना, कॉस्ट बता दो। तो जो होता है शॉपकीपर वो आपको बताता है कि भाई ये 20 रुपीज़ पर केजी है, या जो भी वटेवर जो भी रेट है उसका, तो ये पर केजी का रेट बता रहा है ना आपको। तो ऐसे ही जो केमिकल इक्वेशन होती हैं या केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करें तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन के पहले जो रिएक्ट करती हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, आफ्टर प्रोड्यूस, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई कोई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इस डायरेक्शन में भी चलती है और इस डायरेक्शन में भी चलती है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब है ए और बी मिलके सी और डी बनाए, और बैकवर्ड का मतलब है सी और डी मिलकर के ए और बी बनाए, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ये जो एरो बैकवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब कोई टाइम मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और थोड़े टाइम बाद कोई ऐसा टाइम आ गया जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इज इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो स्पीड है रिएक्शन की, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाती है स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम थर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है। बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, अब हम्म अब किसी भी रिएक्शन का अगर हमें रेट निकालना होता है तो रेट निकालते कैसे हैं? देखो, रेट निकालना होता है तो जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे देखते हैं। अगर आपको स्पीड निकालनी होती तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस बाय टाइम करते हो, यही तो करते हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी और रेट, रिएक्शन की वेलोसिटी या रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड एक ही बात है, वो निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डी सी बाई डी टी करते हैं, या डेल्टा सी बाई डी टी। ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये आप रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हो, ये आप प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम पे निकालोगे तो दोनों के रेट इक्वल आएंगे। क्लियर है बात? मतलब अगर किसी रिएक्शन का आपको ये पता लग जाए कि 10 सेकेंड में एक रिएक्टेंट मान लो 10 मोल से हो जाता है 5 मोल, तो उसका रेट निकालना इजी हो जाएगा। जैसे मान लो हमने बोला ऐसे दिया कि ये ए है कोई, ये प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं 10 सेकेंड में, इन 10 सेकेंड ए बिकम्स 2 मोल्स फ्रॉम 8 मोल्स। मतलब 8 मोल था, वहाँ से 2 मोल बन गया। ये कितने सेकेंड में बना? 10 सेकेंड में। तो हम रेट निकाल सकते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यही तो करते हैं। डेल्टा सी क्या होगा? कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल बाई डेल्टा टी। अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो रही है? ए बिकम्स 2 मोल्स, 2 मोल्स हो जाता है ना, तो यानी फाइनल हो गई उसकी 2, और इनिशियली वो कितना था? 8 मोल था, तो इनिशियल हो गई 8। अब डेल्टा टी कितना है? 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई? -6/10। कितनी बात क्लियर है? अब आप बोलोगे मैम रेट ये माइनस प्लस कैसे आ गया? ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। माइनस प्लस का एक सिग्निफिकेंट वो होता है कि अगर माइनस आता है रेट में तो इसका मतलब ये शो करता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, डिक्रीजेस विद टाइम। भाई दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं, तो अब रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होगा ना इसका। हाँ हाँ, यस यस यस, रिटार्डेशन और एक्सिलरेशन जैसा हो गया बिल्कुल। ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगी, और इनिशियल ज़्यादा होगी, तो फाइनल में से इनिशियल जब करोगे तो माइनस में आएगी वैल्यू एक्सिलरेशन की, दैट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। वैसे ही यहाँ पे है, रेट अगर रिएक्टेंट के लिए निकालोगे, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन लेकर के निकालोगे तो माइनस में वैल्यू आ सकती है, और प्रोडक्ट के लिए निकालोगे तो यही वैल्यू कैसी आएगी? प्लस में। क्लियर? तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इतना याद रखिए, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to speed of backward reaction. Clear?
अब देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में हम लोग लास्ट टाइम में बात कर चुके हैं. इफ प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ सच ए मैनर सो दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम एट वेरी स्टेजेस ऑफ प्रोसेस. मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर हम देखें किसी भी टाइम पे उसको चेक करें, अगर हम चेक करें उसको और ज़्यादातर टाइम पे हमें वो इक्विलिब्रियम में दिखाई दे, तो हम बोलेंगे कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्सिबल है. और अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो रिवर्सिबल नहीं है. देखो इसको हम लोग एक प्रोसेस से समझते हैं, एक छोटू से एग्जांपल से समझते हैं. ये देखो, ये एक कोई गैस का सिलेंडर है ना. इसमें गैस है कोई, है ना. आइडियल गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस ले लेते हैं. ठीक. अब ये हमने एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया. पिस्टन का मतलब इस तरीके से इसको बंद करने का कोई सिस्टम है. ये एक पिस्टन लगा दिया हमने यहाँ पे. ये पिस्टन आपका मासलेस है, मतलब बहुत ऐसा मास नहीं है इसमें. पिस्टन लगा दिया. ठीक है. अब हम क्या करें, मान लो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे से सैंड के पार्टिकल लेके आते हैं, है ना. पहले 2-3 पार्टिकल गिरा देते हैं. अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे 2-4 पार्टिकल आप अगर सैंड के गिराओगे तो ये पिस्टन कितना नीचे जाएगा? बहुत कम जाएगा क्या? यस और नो? ठीक है. और कोई भी जो सिस्टम होता है ना,